का और भी ध्यान है, यदि आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा, यानी जिसमें हमने बताया था रिजोनेंस इन सीरीज सर्किट के बारे में, तो आपको पैरेलल सर्किट का रिजोनेंस नहीं आ पाएगा, क्योंकि बिल्कुल उसी तरीके से होने वाला, सब कुछ उसी तरीके से डिफाइन होंगे, क्योंकि इसको आपके लिए देखने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे क्या किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। पैरेलल में आप कहेंगे कि भाई तीनों एक साथ पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट कर दिए गए हैं, दो इसमें क्यों किए गए हैं, ठीक है। तो भाई बता दें कि इस केसेस में जो कनेक्ट करने के तरीके हैं वो इस तरीके से हैं। रेजिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस, उसके बाद जो आपका इंडक्टर है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर को एक साथ सीरीज में कनेक्ट करते हुए इन दोनों के पैरेलल में, यानी इसके क्रॉस को हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। देन उसके बाद गाइस हम लोग करते हैं कि इन दोनों के जो आउटपुट्स होते हैं, एक इस तरफ से इसको हम सप्लाई देते हैं, जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू दी गई है, देख सकते हैं वी ऑफ साइन ओमेगा टी। इस तरीके से इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो आई है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो करंट हमारी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो VL है, यानी जो इंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट, एंड दूसरा है IC, यानी कैपेसिटर में फ्लो होने वाली करंट। यहाँ पर इस चित्र का, ये चित्र A है और ये चित्र B है। इस चित्र में आपको वेक्टर डायग्राम देखने को मिलेगा। वेक्टर डायग्राम में देखिए हमने V को, यानी वोल्टेज को रेफरेंस के रूप में लिया है। इस केस में आपका देखिए हमने बताया था जब वोल्टेज को लोगे यहाँ पे तो IC यानी जो आपका चेंज हो जाएगा बिल्कुल, जबकि यहाँ पे IL चलता था तो यहाँ पे IC आ जाएगा, क्योंकि हमने वोल्टेज को रेफरेंस में लिया है। तो इस केसेस में आपका कैपेसिटर में लीडिंग वाला केस इधर हो जाएगा, लैगिंग वाला इधर हो जाएगा, IL sin थीटा इधर हो जाएगा, और ये देखिए IL, और यहाँ पे 5 डिग्री का इस VL से कोण बनाता हुआ। तो यहाँ पे जो IL दिख रहा है, ठीक है, इस IL का क्या होगा, दो घटक, एक ऊर्ध्वा मतलब इसके दिशा में घटक, तो दो घटक होंगे जिसको हमने अलग अलग कर लिया। एक IL sin थीटा, दूसरा IL cos थीटा को हमने अलग अलग बिल्कुल कर लिया है। अब देखिए यहां पे अगर आपने ये चीज समझ ली तो गाइस मैं कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल लिख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में आपने जब सीरीज वाला पढ़ा था तो उसमें अच्छे से समझ लिया था। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक्स जो इसकी अगली पड़ाव पे हम लोग चलते हैं, बताए जाएंगे। सबसे पहले लिखने के बेस्ट ऑफर है, बेस्ट तरीके ये हैं कि चित्र ए में जो आपने चित्र ए स्टडी किया, ए चित्र देखा, इसमें एक समांतर AC परिपथ दिखाया गया है, जिसमें एक प्रतिरोध R एवं एक प्रेरकत्व L, एक मतलब एक देखो सभी चीजें वैल्यू एक ही है, एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर के साथ समांतर में जोड़े गए हैं। समांतर में जोड़ने का यही तरीका है, न कि जो आपने पहले से पढ़ते हैं भाई इस तरीके से इधर रेजिस्टेंस लगा दो, इधर कैपेसिटर लगा दो, इधर इंडक्टर लगा दो, इस तरीके से ऐसे नहीं जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को इस तरीके से, इसके सीरीज में हम इंडक्टर को और इन दोनों को उठा के यहाँ पे कैपेसिटर को जोड़ देंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं कि सब कुछ चीजें समांतर में जुड़ चुकी हैं। संधारित्र में जो फ्लो होने वाली करंट बता देंगे भाई IC है, और जो इंडक्टर है प्रेरकत्व में जो हमारी फ्लो होने वाली जो करंट है वो IL है, तथा परिपथ की जो परिणामी धारा है, यानी अगर बोले तो रिजल्टेंट करंट जो है, रिजल्टेंट करंट जो है वो क्या है, कैपिटल I है। देख सकते हैं आप कि चित्र B में हमने वेक्टर डायग्राम को यानी सदिश आरेख को दिखा दिया था। इस सदिश आरेख में आपको क्या देखने को मिलता है इसको समझ लीजिए, जिसमें आप देख सकते हैं जो हमारी करंट IL थी इसके हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया था, एक तो IL cos थीटा, दूसरा IL sin थीटा, ठीक है। धारा IL के देख सकते हैं घटक, एक सक्रिय है और एक प्रतिकारी मतलब कि रिएक्टिव है, ठीक है, एक एक्टिव है एक रिएक्टिव घटक है। तो जो इसमें रिएक्टिव घटक है भाई वो साइन वाला, ठीक है, और कॉस वाला। अब देख सकते हैं कि इस परिपथ में जो आपने अभी तक सर्किट देखी, इसी सर्किट की बात की जा रही है, ठीक है। इस सर्किट में क्या होगा कि संपूर्ण प्रतिकारी घटक का मान जो आपका रिएक्टिव का मान है शून्य हो जाता है। तब परिपथ की देखिए हमने बताया कि भाई जो आपका रिएक्टेंस है, अगर रिएक्टेंस की वैल्यू हमारी समाप्त होती है उस तरीके से आपका वहां पे अनुनाद उत्पन्न होता था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जब प्रतिकारी की वैल्यू पूरा 0 हो जाएगी, इस घटक का मान, इसका आपका मान 0 हो जाएगा, रिएक्टिव घटक का मान, तो आपका क्या होगा, परिपथ में अनुनाद मींस रिजोनेंस प्रोड्यूस हो जाता है, कहने का मतलब उत्पन्न हो जाता है। तथा जिस आवृत्ति पर, कहने का मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पर अनुनाद होता है उसे अनुनादी फ्रीक्वेंसी FR कहते हैं, उसको रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR कहते हैं।
अतः अनुनाद पर, अतः इस अनुनाद पर कुल प्रतिकाई घटक, कहने का मतलब भाई साहब ये जीरो हो गए थे ना रिएक्टिव के कारण, तो ये जब जीरो हो जाएंगे अर्थात कहने का मतलब IC इज इक्वल IC माइनस IL साइन थीटा, IC इज इक्वल टू IL माइनस थीटा, कहने का मतलब भाई दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का केसेस है तो माइनस के केसेस में ऐसे कुछ नहीं होते, ठीक है। तो आपका इधर जाके पॉजिटिव बना देगा। चूंकि आप देख सकते हैं कि IC इज इक्वल टू V अपान XC होगा और IL इज इक्वल टू V अपान Z होगा। एवं साइन थीटा की अगर मैं बात करूं, यहां पे देख सकते हैं साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो XL बाई में Z हो जाएगा। यहां पे आप ट्रायंगल बना लेंगे। ये आपका कौन सा ट्रायंगल मैं आपको बता दूं, ये आपका है भाई प्रतिबाधा वाला, ठीक है। देख सकते हो मैंने बताया भी था, ये आपका इंपीडेंस ट्रायंगल आपको दिख रहा है, प्रतिबाधा त्रिभुज है। इस त्रिभुज की मदद से यहां पे आप देख सकते हैं R हो जाएगा, XL हो जाएगा, तो आप Z इज इक्वल टू जो आपकी प्रतिबाधा एम्पीडेंस है रूट में R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चूंकि देख सकते हैं इस आपका ग्रेटर देन मतलब यहाँ पे इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा V अपान XC, देख सकते हैं V अपान XC तो V अपान Z हो जाएगा, ठीक है। V अपान Z इंटू XL अपान Z हो जाएगा, ठीक है। XL अपान Z, क्योंकि देखिए IC यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू ली है, देख सकते हैं यहाँ पे हमने वैल्यू रख ली। तो भाई अब देखो कुछ नहीं किया जाएगा, करना क्या है कि बस थोड़ा सा सिंपल करना है इसको। देखो XL को हमने इधर भेज दिया और V दोनों तरफ भाई साहब थे तो कट गए, तो हमारा Z स्क्वायर बचा। तो मैं बोल सकता हूं भाई कि Z स्क्वायर इज इक्वल टू XC इंटू XL। देखो AC आपका जो यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है रिजोनेंस, वो AC के केस में है लेकिन पैरेलल में है, तो इस केस में जो Z स्क्वायर इक्वल इतना आएगा। हम सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, जो XL और XC की वैल्यू हमने पढ़ी है पहले से, बस मैं उसी वैल्यू को रख दूंगा। इंप्लाइज दैट देख सकते हैं हम Z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं Z स्क्वायर को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, वो चीज लिख दी गई है। अब देखिए जो R स्क्वायर ये चीज है सबकी वैल्यू मैंने फटाफट से रख दी, तो देख सकते हैं Z स्क्वायर जो था इसके बराबर ही था, इसके बराबर था तो ये भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह हमने ये रखा, यही सब देखो रखा जा रहा है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया जा रहा है। करना क्या होगा अगले हिस्से में कि देखो देख सकते हो दोनों तरफ ओमेगा भाई साहब थे तो कट के खत्म हो गए सीधा सीधा। अब देखो बात आती है कुछ कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन में हम XL को एक तरफ रखेंगे, बाकी हम R स्क्वायर की एक तरफ कर देंगे। XL का मान आपको पता होना चाहिए 2 पाई FRL होगा, जो कि होल स्क्वायर टोटली होगा, यहाँ पे भी है और इसकी वैल्यू ऐसे पड़ी है। FR यहाँ पे क्या शो कर रहा है, FR रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को शो करता है, यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टडी पे बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं कि रिजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी है FR इज इक्वल टू, सिर्फ उसको हमने क्या किया कि सरल कर दिया। भाई इसको सरल करोगे, इस वाले को सरल करो इक्वेशन को, इसको भी सरल करोगे और एक तरफ भेजोगे तो देखो यही बनेगा। FR इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई L बच जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा LC माइनस R स्क्वायर बच जाएंगे। देखिए यहां पर जो आपका है FR इज इक्वल टू 2 पाई इस तरह हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं, इस जो L था 1/L था, मैं इसको अंदर मतलब अंदर कर दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा जैसे ही अंदर जाएगा तो ये 1 अपान L स्क्वायर का रूप ले लेगा, तो इस L को यह क्या करेगा खत्म कर देगा, मतलब इसको कट कर देगा। देन बचता आपका क्या है 1 अपान 2 पाई, रूट में बचेगा 1 अपान LC, रूट में 1 अपान LC माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि L था अंडर रूट में अंदर गया है तो L स्क्वायर बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है तो गाइस आपको पता होना चाहिए मात्रक जो होगा इसका वो हर्ज होगा, ठीक है। हर्ट्ज नहीं बोलते, हर्ज बोलते हैं उसको, ठीक है। देखिए अभी तक तो इतना तो सिर्फ आपने आपका जो क्या था रिजोनेंस था, पैरेलल सर्किट में रिजोनेंस जाना, लेकिन अब जानने का समय आ चुका है कि रिजल्टेंट करंट क्या होती है। कहने का मतलब यदि हम बोले तो परिणामी धारा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चूंकि देख सकते हैं चूंकि IL साइन थीटा एवं IC एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत दिशा में है, एक दूसरे के बराबर हैं और विपरीत दिशा में है, इसलिए परिपथ की जो परिणामी करंट है यानी टोटल जो हमारी I है वो इसके बराबर होगी, ठीक है। अतः परिणामी धारा हम बोल सकते हैं कि I इज इक्वल टू IL cos थीटा हो जाएगी। देन देखो अब कुछ नहीं करना है, हमें cos थीटा की वैल्यू पता है, यहां से cos थीटा मतलब वही भाई पावर फैक्टर हमने पिछले वीडियो लेक्चर में स्टडी किए थे। तो cos फाई की वैल्यू R/Z होती है, वो रख दोगे। I इज इक्वल टू V/Z होगा, AC का केस है इसलिए V/Z होगा, दोनों की वैल्यू रख दो। I इज इक्वल टू VR अपान में Z स्क्वायर हो जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। तो देखो यार इतना जैसे रखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमने अभी इससे पहले रिजोनेंस वाले में क्या देखा कि भाई जहां पर XL इंटू XC है इसको मैं
जेड स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा सीधा सीधा कि देखो जेड स्क्वायर भी लिख सकता हूं, लेकिन अभी देखो जेड स्क्वायर को हमने ए लिख सकता हूं। जब ए लिख सकता हूं तो आपको ये पता होगा कि जो आपका इस केसेस में मैं इस फॉर्म में, यानी देखो आगे पीछे थोड़ा सा इसको ध्यान देना, XC इज इक्वल टू 1/ω(c) हो जाएगा इनटू XL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ω(L) हो जाएगा। अब देखिए ओमेगा से भाई साहब कट के खत्म हो जाएंगे, उससे हमको नहीं देना है, हमें सिर्फ देखना है कैलकुलेशन कैसे हो रहे हैं। कैलकुलेशन यहाँ पे जो हो रहे हैं I इज इक्वल टू VR तो ऊपर रहेगा। अब देखो L/C, देखो ओमेगा खत्म हो गए, L/C बच गए थे तो L/C हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें टॉपिक स्टिक में यहाँ पे तो देख सकते हो हम I इज इक्वल V/L/CR लिख सकते हैं, या तो हम इसको बोले देख सकते हैं V/L और L के बाई में CR है। कहने का मतलब गाइस अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करूं I इज इक्वल टू V/R से, तो L/CR जो है एक रेजिस्टेंस की भांति व्यवहार करता है, उसी की तरीके से बिल्कुल व्यवहार करेगा। अब देखिए इतनी तो परिणामी धारा होगी, लेकिन अब इसमें समझोगे, अब इसमें ये समझोगे आप कि ये सब जो फार्मूले आए, इन फार्मूले का क्या काम है भाई साहब, इनको हमने क्यों देखा, और इसमें जो फार्मूले आए और जो चीजें आई फ्रीक्वेंसी वगैरह उनका क्या काम है, उनकी मतलब क्या हमारे शक्ति, मतलब जो हमारे सर्किट्स होती है उनमें क्या उनका महत्व है, ठीक है, सिग्निफिकेंस है। तो देखिए उपरोक्त सूत्र में L/CR जो था समांतर परिपथ की अनुनाद, ध्यान देना, अनुनाद पर तुल्य प्रतिबाधा, देखो AC का केस है भाई इसलिए प्रतिबाधा बोल दिए, तो प्रतिरोध कहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, AC का कैसे प्रतिरोध हो गया, अगर DC में होता तो भाई प्रतिरोध होता, ठीक है। तो इसमें प्रतिबाधा होगा, इंपीडेंस होगा। देखिए जिसे गतिक प्रतिबाधा, गतिक मतलब डायनेमिक इंपीडेंस मैं इसको कह सकता हूं क्योंकि ये चेंज होती रहेगी, क्योंकि AC जो है आपकी ये सप्लाई वो समय पे वेरिएबल्स रहती है, यानी वेरी करती रहती है। अतः अनुनाद पर इसका जो मान होगा अधिकतम होगा, जिसके कारण न्यूनतम धारा प्राप्त होती है। कहने का मतलब बहुत कम धारा प्राप्त होती है। अब देखिए अनुनाद, समांतर परिपथ में यदि अनुनाद हुआ तो उसके क्या क्या स्थितियां होती हैं, क्या क्या होते हैं, उसके बारे में एक एक करके समझ लेते हैं फटाफट से, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला कि भाई जो आपका समांतर में है तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी परिपथ की टोटल प्रतिकारी घटक है, टोटल प्रतिकारी रिएक्टिव घटक जो है उसके वो क्या हो जाएंगे भाई, शून्य हो जाएंगे। उसके बाद परिपथ का जो शक्ति गुणक है, कहने का मतलब पावर फैक्टर ऑफ सर्किट्स जो है वो यूनिटी हो जाता है, इकाई हो जाता है। देन बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि सर्किट की जो गतिक प्रतिबाधा यानी डायनेमिक इंपीडेंस है उसका मान L/CR होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 पॉइंट की तरफ, तो आपको क्या मिलेंगे कि अनुनाद की स्थिति में जो धारा का मान होता है, अनुनाद रिजोनेंस के केसेस में जो धारा का मान होता है वो न्यूनतम होता है, इसलिए इसे अस्वीकार परिपथ यानी रिजेक्टर, ध्यान देना रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं, अस्वीकार, एक्सेप्टर नहीं रिजेक्टर बोलेंगे। जबकि सीरीज वाले में क्या था, हम एक्सेप्टर सर्किट बोलते थे, लेकिन इसको रिजेक्टर सर्किट्स बोलेंगे। देन गाइस हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की मतलब पॉइंट की वजह पे, तो क्या होता है समांतर यानी पैरेलल रिजोनेंस में धारा अनुनाद, पैरेलल अनुनाद यानी समांतर अनुनाद को हम लोग धारा अनुनाद यानी करंट रिजोनेंस भी कहते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 6 में देखिए अनुनाद पर जो फ्रीक्वेंसी है FR इज इक्वल टू क्या आती है, 1/2 पाई अंडर रूट में 1/LC माइनस R स्क्वायर बाई L स्क्वायर में जब R का मान अगर हम शून्य कर दें, ध्यान दीजिएगा, जब R का मान शून्य कर देते हैं तब यह जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है अनुनाद, ध्यान दीजिए आवृत्ति श्रेणी परिपथ के मतलब जो आपका सीरीज वाला, अगर हम यहाँ रेजिस्टेंस का मान 0 कर देंगे तो ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी बिल्कुल सीरीज, जैसे AC में था, AC सीरीज सर्किट थी उसमें फ्रीक्वेंसी था, उस तरीके से इसमें बिहेव्स होने लगेंगे, वो चीज आ जाएगी। देख सकते हो फार्मूला भी निकल गया, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई इंटू 1/, देखो थोड़ा सा इधर लिख दिया गया लेकिन समझना, इंटू 1/में LC के बराबर हो जाता है। तो अभी तक आपने क्या देखा, रिजल्टेंट करंट के बारे में समझ लिए। अब समझने का समय आ चुका है Q फैक्टर यानी क्वालिटी फैक्टर एंड I एंड F फ्रीक्वेंसी ग्राफ को समझने के। तो चलिए हम लोग समझते हैं फटाफट से फ्रीक्वेंसी में जो मतलब ये रिजोनेंस पड़े पैरेलल का, इसमें Q फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। समांतर परिपथ में यानी पैरेलल सर्किट में अनुनाद पर, पैरेलल सर्किट में अनुनाद पर Q फैक्टर का मान L या C पर, ध्यान देना Q फैक्टर का मान L या C पर धारा तथा परिणामी धारा का अनुपात होता है।
अतः आपको पता होना चाहिए, क्यू फैक्टर पहले ही बता दिए तो उसी तरीके से होगा, ज्यादा कुछ डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसी तरह बस फार्मूला चेंज होगा थोड़ा बहुत, तो बस वैल्यू चेंज होगी। तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू यल या सी में धारा बटे में संपूर्ण धारा, कहने का मतलब टोटल धारा। ऊपर क्या हुआ, जो इंडक्टर एंड कैपेसिटर में प्रवाहित होने वाली धारा, देखो या तो इंडक्टर लोगे या तो कैपेसिटर, बटे में टोटल धारा कितनी हो रही है, वही आपका होता है भाई क्यू फैक्टर। अब देखना क्यू फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC अपान आई हो जाएगा, मतलब कैपेसिटिव में फ्लो होने वाले करंट बटे में आई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे गाइस हम लोग क्या करेंगे, आई हो जाएगा। अब हम देखो थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, इसको देखो जो हमारा इसको मतलब क्या किया, देखो थोड़ा सा अपने से चेंज किया। देखो आई है ना, इस आई को हमने क्या किया, जैसे आई इक्वल टू V बाई R होता था, ठीक उसी तरीके से हमने क्या किया, IC की वैल्यू और I की वैल्यू को हमने सिर्फ रख दिया। जब हमने ये चीज रखा भाई तो हमको इस तरीके से मिल गए, तो V दोनों में दिखा था हमको, तो हमने V से V को कट कर लिया, बिकॉज की न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में है। तो ZR अपान XC आ जाएगा। देख सकते हो Q इज इक्वल टू यानी क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू L बाई CR हो जाएगा, बटे में 1 अपान ओमेगा C हो जाएगा। देख सकते हो इसको बस करना क्या, सॉल्व करना है यार, सॉल्व तो बिल्कुल इजी से हो जाएगा। देखो बटे में सबसे ऊपर चला जाएगा, तो L इंटू ओमेगा इंटू C हो जाएगा, अपान यानी बाई CR हो जाएगा। देख सकते हैं ZR, ध्यान देना ZR रिजोनेंस, जो आपका रिजोनेंस में प्रतिबाधा थी, तो एज क्या थी यहाँ पे L अपान CR हो जाएगी। तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू, देखो L अपान CR थी, इसको हम Z से रिप्लेस कर देंगे, यहां से देख सकते हो थोड़ा बहुत रिप्लेस करेंगे, जो भी करना है अभी देखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, L अपान CR, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे CR तो इससे रिप्लेस हो गया, L इससे चला गया, तो यहाँ पे C आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने C बना लेना, ठीक है, इसको C बना लेना, बिकॉज कि हम जो रिप्लेस कर रहे हैं वो L अपान CR से कर रहे हैं ना। सॉरी एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा इसको L ही रहने देना, ठीक है, इसको L ही रहने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको L ही रहने देना। तो क्यू फैक्टर इसको L बाई R हो जाएगा इंटू ओमेगा हो जाएगा, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट LC हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ से। और चूंकि इसलिए आपका क्यू फैक्टर इक्वल टू L बाई R हो जाएगा, क्यू फैक्टर L बाई R इंटू 1 अपान रूट। तो क्वालिटी फैक्टर कितना आया, क्वालिटी फैक्टर कितना आएगा, 1 अपान R अंडर रूट L बाई C आ गया, ठीक है, अंडर रूट L बाई C आ गया। जबकि अगर हम बात करें जो हमारा इस कंडीशन में था 1 अपान R L बाई C था, देख सकते हैं दोनों की क्वालिटी फैक्टर सेम आए, कोई अंतर नहीं विशेष है। अब समझने का समय आ चुके हैं I वर्सेस V, ठीक है, I वर्सेस F, यानी I यानी करंट एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या ग्राफ्स हैं, उसके समझने की ग्राफ डायग्राम को समझेंगे आप। यहाँ पे देख सकते हैं AC वेव का कुछ पार्ट दिखा दिए गए हैं, इस तरीके से सर्किट चल रही थी, 0.07 मतलब 0.707 IM तक जाती है अधिकतम वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो RMS वैल्यू, तो यहाँ पे देख सकते हैं I मिनिमम यहाँ पे है, यहाँ पे मैक्सिमम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से F1, F2 और FR फ्रीक्वेंसी है। BW का मतलब होता है बैंड विड्थ होता है, ठीक है, मतलब बैंड विड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी है, और इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इधर अपनी करंट बढ़ रही है। तो छोटा सा ग्राफ था गाइस, इस तरीके से आपने आज के इस वीडियो लेक्चर में रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट एंड क्वालिटी फैक्टर्स एंड रिजल्टेंट करंट I एंड F, I वर्सेस F ग्राफ्स के बारे में समझा। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।